पिछले कुछ दिनों से पूरे गांव में चर्चा थी कि हर शनिवार की रात को टोना टोटका हो रहा है। स्थान था गांव से बाहर कच्चा तालाब। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि जब वह एक रात अपने खेत से वापस घर लौट रहा था तो उसने कच्चे तालाब के पास एक रोशनी देखी। उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। दिन था शनिवार। यह सब तालाब के दूसरे किनारे पर थोड़ी दूरी पर घट रहा था। आखिर यह क्या है? इतनी रात को कौन हो सकता है? यह जिज्ञासा मन में लिए वह उसी तरफ चल पड़ा। थोड़ी नज़दीक पहुंचने पर उसने देखा कि बिल्कुल लाल कपड़ों में कोई औरत लग रही थी। शायद अब उसकी नज़र भी मेरे दोस्त पर पड़ चुकी थी, क्योंकि जो ही मेरा दोस्त उसके करीब जाने को हुआ, वह तालाब के साथ लगते एक खेत में घुस गई। उस समय खेत में धान की फसल थी। वह उसी में गुम सी हो गई। दोस्त को लगा कि शायद वह कहीं छुपकर नीचे बैठ गई है। वह थोड़ा दिलेर किस्म का आदमी था, इसलिए इस हद तक उस मामले में टांग अड़ा रहा था। मगर अब उसके दिमाग में भी कुछ शंकाएं और शक जैसे विचार घूम रहे थे, जैसे कि इतनी रात को एक महिला यहाँ क्या कर रही है, और क्या यह सचमुच में कोई महिला है, या फिर वह यह सब सोच ही रहा था कि एकदम से खेत में जोरदार हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई दौड़ रहा हो। उसके बाद जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। यह सब कुछ अचानक ही हुआ था, जिससे उस जैसा दिलेर आदमी भी डर गया। खतरे का आभास होते ही वह वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागने लगा। यहाँ तक कि उसने पीछे तक मुड़कर नहीं देखा, जबकि उसके पीछे से गुर्राने की आवाज़ें भी आ रही थीं। गिरता पड़ता हुआ वह घर पहुँचा और बुखार से उसका बुरा हाल हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद ही एक ट्रैक्टर उस तालाब के साथ लगती सड़क से गुजर रहा था। ट्रैक्टर एक 20-22 वर्षीय युवक चला रहा था। उसने शराब पी रखी थी। समय रात के 12 बजे से ऊपर था। अभी उसने तालाब वाला स्थान पीछे छोड़ा भी नहीं था कि उसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने ट्रैक्टर के ब्रेक लगाए। ध्यान से देखने पर पता चला कि लाल कपड़ों में सड़क के बीचों बीच कोई महिला खड़ी थी, जिसने घूंघट से अपना चेहरा ढक रखा था। वह युवक नीचे उतरा और उसकी ओर चल दिया और बोला, सड़क क्या तेरे बाप की है जो इसे घेर कर खड़ी है तू? चल हट। नशे की झोंक में वह चिल्ला पड़ा, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब लड़का उसके करीब पहुंचा और गुस्से में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ठीक उसी पल जैसे बिजली सी को थी, चटाक चटाक चटाक, एक साथ 3 थप्पड़ उसके गाल पर पड़े, और थप्पड़ भी इतने जोरदार कि वह चकराकर जमीन पर गिर गया। और उसी दौरान लाल कपड़ों वाली का घूंघट ऊपर उठ गया। जो ही युवक की नज़र उस पर पड़ी, सारा नशा हिरन हो गया। लाल बल्ब सी जलती आंखें, किसी जानवर के जैसे नुकीले दांत। जिंदा तो वह हरगिज नहीं लग रही थी। वह चीखते हुए
गांव की ओर भागा। इस दौरान उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके चेहरे को नोच रहा है, मगर वह रुका नहीं। इस दूसरी घटना के बाद गांव में यह चर्चा फैल गई कि हर शनिवार को कोई चुड़ैल कच्चे तालाब पर आती है, क्योंकि उस दिन भी शनिवार ही था। वैसे तो मैंने भी बहुत सी डरावनी कहानियाँ लिखी थी, मगर उसके बावजूद भी मेरा जिज्ञासु दिमाग यह ज़रूर ढूंढ रहा था कि उस शनिवार वाली महिला का आखिर क्या मामला है। इसका जवाब मुझे कुछ समय बाद गांव के एक बुजुर्ग आदमी से मिला। दरअसल बहुत समय पहले गांव की ही एक महिला उस स्थान पर टोने टोटके किया करती थी, और जब वह ऐसा करती तो दिन शनिवार का ही होता था। टोने टोटके करने का कारण था कि उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर वह ये सब करती थी। बहुत बार लाल कपड़ों में उसे किसी न किसी ने उस कच्चे तालाब पर देखा था। जब यह सब उसके शराबी पति को पता चला तो उसने उसे गुस्से में आकर बुरी तरह से पीट दिया, जिससे दुखी होकर उसने यहीं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दी। बस यहीं से शुरू हुई थी सभी बुरी घटनाएं। उसके बाद वह यहाँ भटकती हुई दिखाई देने लगी। बहुत से लोगों को डर के मारे चीखने पर मजबूर तक कर दिया था उसने। इस बीच एक बार किसी साधु ने उसे काबू में करके वहीं कैद कर दिया था। उसके बाद वह फिर किसी को दिखाई नहीं दी थी, मगर पिछले कुछ समय से एक बार फिर वह दिखाई दे रही थी। कैसे, यह कोई नहीं जानता। शायद वह किसी तरह कैद से मुक्त हो गई थी। उसके बाद फिर से अपना डर लोगों के दिलों में भर रही थी। यह सब देखकर मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या वह लोगों के मन में डर भर रही है, या फिर वह किसी की जान भी ले सकती है। बहरहाल कुछ भी हो, उस दिन के बाद उस जगह पर रात के समय कोई भी नहीं जाता था। वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे दूर ही रहना चाहिए, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है। ऐसी हर चीज़ का समाधान ही हो, यह भी ज़रूरी नहीं। ऐसी चीज़ों को समय पर ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का बनने और बिगड़ने का एक टाइम होता है। इस भटकती रूह की मुक्ति का भी कोई समय ज़रूर आएगा। यह सोचकर गांव वाले खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद काशी के प्रकांड पंडित गांव में भागवत कथा के लिए पधारे। किसी ने उनको यह सब बताया। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। यहाँ तक कि कई दिनों तक यह सब चलता रहा। फिर एक दिन शाम के समय वह रूह चिल्लाते हुए वहाँ पहुँच गई। यह नज़ारा देखकर सभी डर गए। लोग वहाँ से भागने लगे, मगर थोड़ी मशक्क़त के बाद उस आत्मा पर काबू पा लिया गया। लोगों का डर सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। सभी ने चैन की सांस ली। मैं अपने गांव से दूर अपने माँ बाप को छोड़कर शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने पीजी में एडमिशन लिया था। हॉस्टल में कमरा ना मिल पाने की वजह से मैंने प्राइवेट रूम लेकर रहना शुरू किया।
मेरे साथ मेरी रूममेट प्रिया भी थी। प्रिया ने मुझसे कहा, तान्या, हमें रूम चेंज कर देना चाहिए। मैंने कहा, क्यों? वो बोली, मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि रूम नंबर 13 अशुभ होता है। मैंने झल्ला कर कहा, अशुभ क्या हो गया तुम्हारे साथ? प्रिया बोली, हुआ तो अभी तक कुछ नहीं, तो क्या इंतज़ार करना पड़ेगा कि कुछ हो तभी हम रूम चेंज करें? मैंने चिढ़ कर कहा, तुम्हें अगर चेंज करना हो तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उस दिन प्रिया मुझसे कुछ नाराज़ रही। शाम को मैं कॉफ़ी लेकर उसके पास बैठी, उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया, उसे इत्मीनान से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, देख प्रिया, हमें इस रूम में कोई दिक्कत नहीं। तुझे हुई अभी तक? कोई बुरे सपने आए? प्रिया बोली, नहीं। मैंने पूछा, और किसी भी तरह की दिक्कत है तुम्हें? प्रिया फिर बोली, नहीं यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा, तो फिर किसी की सुनी सुनाई बातों को सच मानकर तुम क्यों अच्छा भला कमरा छोड़ रही हो? कहाँ मिलेगा इतना सस्ता? प्रिया बोली, हाँ यार, ये तो सही है। कितने कमरे देखे हम लोगों ने, पर उनका रेंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन यह कमरा इतने सस्ते में क्यों मिल गया हमें? मैंने उसे समझाया, तेरी तरह लोग इस कमरे को लेना नहीं चाहते थे ना, इसलिए यह खाली पड़ा रहता होगा। इसलिए उन्होंने सोचा, चलो जितना मिल जाए उतना ही सही। और हम दोनों हंस पड़े। लेकिन मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। क्यों लोग 13 नंबर से इतना घबराते हैं? और हम खाना खा के सो गए। एक दिन प्रिया कॉलेज नहीं गई, मैं अकेली ही गई। प्रिया ने उस दिन कॉलेज जाने से मना कर दिया था। उसने कहा था, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं घर पर ही रहूँगी। तो मैं कॉलेज चली गई। जब कॉलेज से घर लौटी तो देखा कमरे में किसी तरह की पूजा हो रही है और प्रिया और उसकी 2 फ्रेंड्स बैठी है और कोई तांत्रिक जैसा दिखने वाला बाबा बैठा है और अजीब तरह की पूजा कर रहा है। मैंने पूछा, यह सब क्या है? प्रिया बोली, चुप, बोल मत, सिर्फ बैठ जा। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, पूजा ख़त्म हुई, वो बाबा जी चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, आप लोग निश्चित होकर रहिए, मैंने सब ठीक कर दिया है। मैंने प्रिया को सबके जाने के बाद कहा, इनको किसने बुलाया था यहाँ पर? प्रिया बोली, मैंने बुलाया था। मैं निश्चित होना चाहती थी कि इस कमरे में कुछ है तो नहीं। मैंने कहा, कुछ मिला तुम्हें? वो बोली, नहीं। वो बाबा बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से रहो। हम लोग बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक हमारा दरवाज़ा अंदर से बहुत तेज़ी से धड़ाम करके बंद हो गया। हम दोनों डर गए। कमरे की लाइट चालू बंद होने लगी। मैंने प्रिया से कहा, ये बाबा क्या करके चला गया है? प्रिया बोली, पता नहीं, मैंने तो उसे बोला था कि बस चेक कर लो, कमरा ठीक तो है, हम लोगों के रहने लायक है या नहीं। तभी मेरी मेज़ पर रखी हुई चीज़ें एक एक करके गिरनी शुरू हो गई। प्रिया पूरी तरह घबरा गई थी और मुझसे चिपक गई थी। मैंने अपने आप को मजबूत करके दोनों हाथ जोड़े और कहना शुरू किया, आप जो कोई भी हो, प्लीज़ शांत हो जाइए, आपको डिस्टर्ब करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। थोड़ी देर शांति छाई रही कमरे में। दरवाज़ा धीरे धीरे चर की आवाज़ के साथ खुल गया। सब कुछ शांत हो चुका था। प्रिया बोली, मैं अब इस कमरे में नहीं रहूँगी। मैंने कहा, अरे जब तक हम कोई नई व्यवस्था नहीं कर लेते
तब तक तो हमें इसी कमरे में रहना पड़ेगा ना। प्रिया बोली, मैं इस तरह नहीं सो पाऊंगी। मैंने प्रिया से कहा, गलती तुम्हारी है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। ये उस तांत्रिक के आने की वजह से हो रहा है। हमने शायद किसी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। प्रिया ने मुझे एक तरफ धकेला और उठकर खड़ी हुई। उसने अपना पर्स उठाया और बोली, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ फिर बंद हो गया। प्रिया के मुंह से चीख निकल गई। मैं भी अंदर से बुरी तरह हिल गई। मैंने जाकर प्रिया को पकड़ा। प्रिया बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। मैंने उसे ज़ोर से झकझोर दिया और सीने से लगाकर कहा, प्रिया, मैं हूँ तान्या। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और मेरे सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्रिया बोली, तोशी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालो। मैंने उसे शांत कराने की पूरी कोशिश की। उसकी पीठ सहलाती रही और उसे दिलासा देती रही। शांत हो जाओ प्राची, सब ठीक हो जाएगा, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। पर मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर हो क्यों रहा है। उस दिन हमने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भूख लगी थी तो मैंने बिस्किट का पैकेट उठाया और उसी पैकेट से मैंने और प्रिया दोनों ने खाया। हम अपने बेड पर टेक लगाकर बैठे रहे। प्रिया मेरी गोद में सर रखकर लेटी रही। हम पूरी रात सो नहीं पाए। खिड़की के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ आंधी आ रही है। इतनी तेज़ सूं सूं की आवाज़ आ रही थी। मैंने उठकर खिड़की खोलकर देखा तो मौसम एकदम साफ था। मैंने सोचा, फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन अगर मैं कुछ बोल देती तो प्रिया और घबरा जाती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने मुझसे कहा, बाहर आंधी आ रही है क्या? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, आंधी को भी आज ही आना था। मैं उनसे बता नहीं पाई कि इस आंधी को तो न्योता तुमने ही दिया था यहाँ आने का। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। मैंने फिर प्रिया से पूछा, तुमको यहाँ तांत्रिक लाने के लिए किसने कहा था? क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ लाने की? प्रिया बोली, मैंने 2-4 लोगों से सुना था कि इस कमरे में किसी लड़की की आत्मा है। मेरी सहेली ने बताया था कि वह एक तांत्रिक को जानती है जो उस लड़की की आत्मा को कमरे से निकाल देगा। इसलिए मैं तुमसे यह कमरा छोड़ने के लिए कह रही थी। मैंने कहा, लेकिन प्रिया, हमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना उस लड़की से या उसकी आत्मा से, तो फिर दिक्कत क्या थी, ज़रूरत क्या थी? मैंने प्रिया से कहा, मैंने सुना है कि बात करने पर ये आत्माएं बात भी करती हैं। मैं उनसे पूछूं कि वह क्या चाहती है? प्रिया बोली, नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा, इस प्रॉब्लम का कोई तो हल होगा, हमें वो हल ढूंढना पड़ेगा। प्रिया मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया, मैं बात करूंगी उससे। और मैं बेड पर आकर बैठ गई। प्रिया मेरी बगल में चिपकी हुई बैठी थी। आंधी की आवाज़ अभी भी बहुत तेज़ आ रही थी। आंधी सन्नाटे को चीरती हुई अजीब सी सूं सूं की आवाज़ निकाल रही थी। रह रह कर खिड़की और दरवाजे हिलने लगे थे। मैंने कहना शुरू किया, अब जो कोई भी हो, आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे इतना कहते ही बहुत तेज़ी से दरवाजे, खिड़कियाँ, मेज़, कुर्सियाँ आदि हिलने लगी। मैंने फिर कहा,
प्लीज़ शांत हो जाइए, हमें डर लग रहा है। सब कुछ शांत हो गया। मैंने पूछा, क्या आप हमसे बात कर सकती हैं? तभी बहुत मीठी सी आवाज़ आई। हाँ। मेरा जी धक से रह गया। प्रिया ने मुझे कस के पकड़ लिया। मैंने पूछा, क्या हम आपको देख सकते हैं? तभी एक हल्का सा साया नजर आया। लगा कि कोई है, लेकिन साफ कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, आप इस हालत में क्यों हैं और कब से हैं? उसने बहुत मीठी सी आवाज़ में कहा, मुझे 30 साल हो गए हैं इस कमरे में कैद हुए। इस कमरे में कोई रहने नहीं आता, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो उसी समय मैंने सोचा था कि तुम जब तक चाहोगी इस कमरे में रह सकती हो। तान्या बोली, धन्यवाद मुझे समझने के लिए। अचानक उसकी मीठी सी आवाज़ कर्कश आवाज़ में बदलने लगी और उसने कहा, पर यह लड़की दुष्ट लोगों की बातें सच मानने लगी। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। प्रिया बोली, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ। वो बोली, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया। मैंने प्रिया से कहा, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। मैंने कहा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम रानी है। 4 लड़कों ने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आँख खुली तो मैं इसी कमरे में थी। मेरे हाथ पैर बंधे थे। मेरे मुंह में भी कपड़ा भरा हुआ था। मैं चीख नहीं सकती थी और ना खुद को बचाने के लिए कुछ कर पा रही थी। जब मैं जागी तब इस कमरे में कोई नहीं था। मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने डर से आंखें बंद कर ली। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन दिया उन लोगों ने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। उसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ, उसने मेरी आत्मा तक को छलनी कर दिया। बेइंतहा दर्द और पीड़ा में मैं ना झटपटा सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। रानी ने जोर की कराह के साथ कहा, जीवन और मौत के बीच फंसी मैं उनके लिए एक खिलौना थी। मेरी चेतना शून्य होने लगी थी। तभी एक इंजेक्शन और दिया गया मुझे और मैं नींद में चली गई। जब मेरी आँख खुली तो दर्द जा चुका था। कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं थी मुझे। उसने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा, इसी जगह बैठी थी मैं और मेरे सामने मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मेरे वजूद के एक एक टुकड़े को उन दरिंदों के नापाक हाथों से उठा उठा कर सूटकेस में रखते हुए देखती रही। नामो निशान मिटा चुके थे वे मेरा। मेरे सामने मेरी आत्मा को उनके पैरों तले कुचला जा चुका था। वो दर्द आज भी महसूस कर सकती हूँ मैं। फिर उसने सिसकते हुए कहा, देखो मेरे हाथों पर इन दांतों के निशान से कितना खून टपक रहा है। और एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। तान्या और प्रिया के ऊपर खून टपकने लगा। प्रिया चीख पड़ी और उठकर भागने लगी। मैंने उठकर उसे घसीटकर अपने पास बिठाया। रानी बोलते ही जा रही थी,
मेरे सीने की तरफ देखो, मांस के लोथड़े लटक रहे हैं और टपक रहा खून, खून ही खून चारों तरफ। मैं भी चीख पड़ी, मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो हमें, हम दोनों को माफ कर दो। उसकी करह मिश्रित हंसी गूंज उठी बंद कमरे के भीतर। तूफान की गूंज तेज हो रही थी। मैंने फिर कहा, माफ कर दो हमें रानी, प्लीज माफ कर दो। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। लग रहा था अभी थक कर रुक जाएगी। एकाएक सब शांत हो गया। हमारी धड़कनों की आवाज की गूंज कानों के पर्दे को भेज रही थी। तभी खून को जमा देने वाली सर्द आवाज गूंज उठी। रानी बोली, ये मेरा कमरा है, कमरा नंबर 13। मैंने दृढ़ होकर कहा, कल ही ये कमरा हम दोनों छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। तब तक मेरी आँख खुल गई। मैं पूरा पसीने पसीने हो चुकी थी। प्रिया बोली, क्या हुआ तुझे? पता नहीं कितनी गहरी नींद में सोती हो। मैंने चारों तरफ देखा। बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सपना देख रही थी। मेरी धड़कनें अभी भी कंट्रोल में नहीं थी। प्रिया ने कहा, तू उठ, मैं चाय बनाती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं खुद से बुदबुदा उठी, ओह, तो ये सपना था। तभी दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। रात के सन्नाटे में झिंगुरों की छन छन करती आवाज़, तो कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल को बहुत भयानक बना रही थी। नेहा समीर के साथ पहली बार घर से बाहर निकली थी। उसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। वो कल दोपहर ही दिल्ली आई थी। कल दोपहर से आज शाम तक का समय समीर के प्यार में खोकर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और आज समीर की नाइट ड्यूटी थी। नेहा कभी डरती नहीं थी, किसी से भी नहीं। लेकिन आज समीर के जाने के 1 घंटे बाद ही अचानक लाइट चली गई। जैसे तैसे नए घर में उसने कैंडल ढूंढकर जलाई। सोचा नहीं था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे समीर ने बताया था कि यहाँ पर लाइट नहीं जाती। अंधेरे की वजह से घर का कोना कोना उसे अजीब लग रहा था। आसपास के लोगों से भी उसकी जान पहचान नहीं थी। ऊपर से सर्दियों का मौसम था। कैंडल जलाकर रज़ाई में दुबक कर बैठ गई। उसने सोचा लाइट अभी आ जाएगी, लेकिन देखते देखते 2 घंटे हो गए थे। लाइट नहीं आई। फिर हिम्मत करके उठकर किचन तक गई और अपने लिए खाना लेकर रसोई से निकल ही रही थी कि घर से लाए हुए सामानों के पैकेट के झोले जो किनारे रखे थे, उससे उसका पैर टकरा गया। धड़ धड़ करके सब नीचे गिर गए और उनके आसपास में रखे बर्तन भी कई सारे नीचे छन छन की आवाज़ करते हुए गिर गए। आवाज़ इतनी तेज थी कि उसका पूरा व्यक्तित्व काँप रहा था। कुछ क्षण के लिए वो बुरी तरह सहम कर उसी जगह खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिसंबर के महीने की ठंड में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। डर था कि फैलता जा रहा था। एक अजीब से भय ने उसे जकड़ लिया था। अब तक तो उसे खुद, उसकी अपनी चूड़ियों की आवाज़ और पैरों की चाप से भी डर लगने लगा था। उसने धीरे से अपनी प्लेट स्लैब पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता एक एक सामान किनारे करने लगी।
तभी उसे अपनी बालकनी में धप की आवाज़ सुनाई पड़ी। लगा जैसे कोई कूद पड़ा हो। वह सहम कर खड़ी हो गई उसी जगह। कोई आहट नहीं हुई। फिर धीरे धीरे दीवार से सहारा लेकर वो कमरे में आई। उसने सोचा, शुक्र है जाली बंद कर रखी है मैंने। उसने मन में सोचा और दीवार से सटे सटे ही दरवाजे तक आई। जाली से बाहर झांक कर देखा तो कोई भी नहीं था। मन किया कि दरवाज़ा खोलकर बाहर देखे, फिर लगा नहीं, कोई अगर बाहर छुपकर खड़ा हो तो। लेकिन हिम्मत करके उसने कुंडी खोली। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके नीचे कूद गई। धड़कनें बहुत स्पीड से चल रही थी। उसने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। कुछ देर उसी जगह खड़ी रह गई। कैंडल अभी भी धीमी धीमी जल रही थी। वह वापस रसोई में आई। उसने अपनी प्लेट उठाई, पानी लिया और आकर बेड पर बैठ गई। बाहर गहरा अंधेरा था। रात के 12 बज चुके थे। पूरे कैंपस की लाइट बंद थी। थोड़ी हवा चलने लगी। फिर अचानक धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार भी तेज़ हो गई। लगा जैसे आंधी आ रही है। हवाएं इतनी तेज़ थी कि खिड़की की झर्रियों से सीटियों की आवाज़ के साथ गुजरने लगी। कैंडल की लो हिलने लगी और आवाज़ साएं साएं की होने लगी। बाहर पेड़ों के पत्तों की खरखराहट और तेज़ हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपना खाना खाया और रज़ाई में आकर बैठ गई। उसे आज घर की बहुत याद आ रही थी। भरे पूरे परिवार से थी वह। घर में 2 भैया भाभी, माँ बाप, दादा दादी, 2 छोटे भाई बहन, सभी तो थे। कभी इतना अकेली नहीं रही। और यहाँ अचानक से अकेली, ऊपर से लाइट भी नहीं। लगभग पौन घंटा बीता होगा कि किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई, जिससे वह बुरी तरह चौंक गई। तेज़ हवा से किचन की खिड़की खुल गई थी। सहमी सहमी उठकर रसोई में आई। आकर उसने खिड़की की सिटकनी लगाई और वापस कमरे में आने को हुई कि अचानक एक बर्तन से ज़ोर से टकराई और पैर से लड़के वो कटोरी टन 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 की आवाज़ करते हुए बरामदे में दूर तक गई। नेहा अपने कानों पर हाथ रखकर चीख पड़ी। उसे ये आवाज़ चुभती सी फील हो रही थी। उसकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। मन बेहद घबराया हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, कितनी लंबी रात हो गई, कब सुबह होगी। आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बेड पर आ बैठी। कोई भी ऐसा नहीं था कि उसे थोड़ा हौसला देता। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। नेहा रज़ाई में दुबक कर बैठी रही। लेटने की भी हिम्मत नहीं हुई उसकी। मन में बुरे बुरे डरावने डरावने ख्याल आते रहे, एक के बाद एक। और वो खुद को मजबूत करने के लिए कुछ अच्छा अच्छा सोचने की कोशिश करती, लेकिन अगले ही पल फिर कुछ भयानक सा याद आ जाता। सारी डरावनी फिल्मों के डरावने सीन उसी समय उभर उभर कर आंखों के सामने आ रहे थे। मन ही मन सोचा, आज के बाद कभी भी कोई भी डरावनी फिल्म नहीं देखूंगी। घड़ी में देखा 2:30 बजने को थे। अभी तो बहुत समय था सुबह होने में। तभी याद आया, दादी ने कहा था, बेटा कभी घबराना तो हनुमान चालीसा का पाठ करना। उसे हनुमान चालीसा पूरी जुबानी याद थी।
लेकिन आज जब वो बोलना शुरू कर रही थी, 4 लाइन के आगे भूल जाती आगे क्या था, और उस भूलने की वजह से घबराहट और बढ़ जाती। मन ही मन उसने सारे भगवानों के नाम ले डाले। हे भगवान, बस किसी तरह सुबह कर दो। तभी अचानक से उसकी डोर बेल लगातार बजनी शुरू हो गई। रही सही कसर भी पूरी हो गई। लगा जैसे दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। तभी उसे याद आया कि समीर ने बताया था एक बार कि बारिश का पानी चला जाता है स्विच में तो ये बजने लगती है। कानों पर हाथ रखकर वो दीवार टटोलते टटोलते स्विच तक आई। उसने घंटे का सेल निकाल दिया। बहुत ज़्यादा घबरा गई थी घंटे की आवाज़ से। आंखों से आंसू बहने लगे थे उसके। अपने आंसुओं को पोंछती हुई दीवार टटोलती हुई वापस आई। माचिस उसके हाथ में थी कि जहाँ ज़रूरत पड़ती माचिस से जलाकर इधर उधर देख लेती। उस अंधेरे में माचिस की रोशनी के पीछे का नज़ारा बेहद डरावना लग रहा था। कभी लगता यहाँ कोई खड़ा है, कभी लगता वहाँ कोई खड़ा है। फिर से रज़ाई में आकर बैठ गई। उसका गला सूखने लगा था। फिर उसे याद आया कि पानी की बोतल तो रसोई में ही भूल गई है। वह फिर बेड से उठी। 2 कदम ही चली होगी कि पैर किसी चीज़ से टकरा गया और छन 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 करके लगा कुछ दूर चला गया। उसे याद आया कि ये तो उसकी ही पाजेब की आवाज़ थी। उसने झुककर अपना पैर छुआ तो एक पैर में पाजेब नहीं थी, शायद खुलकर गिर गई थी, जो उसके पैर से ही लड़के आवाज़ करती हुई दूर तक चली गई थी। वह काँप रही थी सर से पैर तक। पानी की बोतल लेकर वह वापस बेड पर आई और उसने सबसे पहले अपनी दूसरी भी पाजेब उतार कर रख दी। फिर रज़ाई गले तक ओढ़कर बैठ गई। कुछ समय बाद उसने समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो सुबह हो रही है। बाहर बारिश भी रुक चुकी थी, हवा भी बंद थी, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आई थी। उसका मन थोड़ा शांत हुआ। तकिए का सहारा लेकर थोड़ी टेढ़ी होकर लेट गई और कब झपकी आ गई पता ही नहीं चला। अचानक अलार्म बजने की आवाज़ से फिर से चौंक कर उठ गई। उसका पूरा व्यक्तित्व हिल गया था, झनझना रहा था। उसने अलार्म बंद किया। 5 बजे का अलार्म था, मतलब सुबह हो चुकी थी। पर्दा हटाकर देखा, अभी भी बाहर बहुत अंधेरा था। नेहा अपनी धड़कनों को शांत करती रही। वह वापस रज़ाई ओढ़कर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से उड़ चुकी थी। तकरीबन 1 घंटा लेटने के बाद उठ गई। थोड़ी सुबह होने लगी थी। अभी कुछ काम शुरू ही किया था कि अचानक धड़ धड़ की आवाज़ दरवाजे पर हुई। एक बार फिर से डर गई। डरते डरते दरवाजे तक पहुंची। धीरे से पूछा, कौन? उधर से आवाज़ आई, मैं समीर। नेहा, दरवाज़ा खोलो। नेहा ने झटके से दरवाज़ा खोला और सामने खड़े समीर को देखकर उसके सीने से लग गई। वह रो पड़ी। समीर उसे अंदर लेकर आ गया। समीर ने कहा, अरे अरे, क्या हुआ? घबरा गई थी क्या नेहा? नेहा ने उसे पूरी रात की कहानी बताई। समीर समझ गया कि नेहा रात भर नहीं सोई है और बेहद डरी हुई है। वो उसे बाहों का सहारा देकर कमरे में लेकर आया और कहा, नेहा, तुम रज़ाई में बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ।
नेहा ने कहा, नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। अब मुझे डर नहीं लगेगा, आप हो ना मेरे साथ, मेरे पास। उसके चेहरे पर तसल्ली साफ दिख रही थी। वो उठकर रसोई में गई और चाय लेकर आई। दोनों ने रज़ाई में बैठकर चाय पी। डर खत्म हो चुका था। बाहर सुबह की ललिमा छाने लगी थी। एक जोश और ओज से भरा दिन आंखें खोल रहा था। धीरे धीरे एक बार मैं अपनी मीटिंग खत्म करके दिल्ली से लखनऊ वापस अपने घर जा रहा था। मीटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई तो मैंने सोचा कि इंतज़ार क्या करना, कार से ही तो जाना है, पूरा हाईवे खाली मिलेगा तो मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। हालांकि ये मेरा पहला रात का सफ़र था तो मुझे रात की परेशानियों का कुछ भी नहीं पता था। इससे पहले मैंने हमेशा दिन में ही सफ़र किया था। खैर, मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं इसलिए मैं दिल्ली से डिनर करके निकला। क्या पता रास्ते में कुछ मिले या ना मिले। करीब 9 बजे मैं दिल्ली से चल पड़ा। तकरीबन 1 बजे मैं हाईवे पर पहुंच गया था। पर रात को तो ये हाईवे बहुत ही वीरान और डरावना लग रहा था। मैं तो हमेशा इस हाईवे से दिन में ही आना जाना करता था। आज रात में तो हाईवे का नज़ारा भी कुछ और था। मन में हल्का सा डर था, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि हाईवे इतना शांत होगा। रात का वक्त होने के कारण मैं धीमी आवाज़ में गाने सुनता जा रहा था कि अचानक मुझे दूर एक औरत लिफ्ट मांगती हुई दिखी। उसके हाथ में एक बैग था। मैंने उसके करीब जाकर अपनी कार रोक दी। उस औरत ने लाल साड़ी पहनी थी। गोल्डन कलर की उस साड़ी का बॉर्डर था। वो औरत 5.5 फुट की रही होगी। बाल खुले हुए, लंबे लंबे, सर पर बड़ी सी कुमकुम से बनी बिंदी और रेड लिपस्टिक। उसे देख के डर ही लग रहा था। वो इतनी रात को कौन थी, कुछ भी तो पता नहीं था। तभी गेट के शीशे पर दस्तक हुई। मैंने शीशा नीचे किया। उसने कहा, मुझे हाईवे की दूसरी तरफ छोड़ दो। ये कहकर वो मेरे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। मैं बोला, अरे अरे ये क्या। उसने तो मेरी एक नहीं सुनी और बैठ गई। मैंने उसके साथ कोई आर्गुमेंट भी नहीं किया क्योंकि वो थोड़ी परेशान लगी और उस अकेली औरत को वहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं लगा। लेकिन मैं थोड़ा उसकी हरकतों से भी डरा हुआ था, इसलिए मैं बार बार अपने रियर व्यू मिरर से उसे देख रहा था। वो कुछ धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो और इस हाईवे पर क्या कर रही हो? वो बुदबुदाती रही। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर रुककर फिर मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है, वह इतनी परेशान क्यों है? फिर भी वो बुदबुदाती रही और कुछ नहीं बोली। ये सब मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था। मैं भी चुप होकर गाड़ी चलाने लगा। 5 मिनट बीते होंगे कि मेरे कानों में आवाज़ आई, तुम्हें इस हाईवे पर कार नहीं रोकनी चाहिए थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो ये वही औरत बोल रही थी। मैंने घबराते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए कार रोकी थी। वह औरत हंसते हुए बोली, मेरी मदद? तुम्हें नहीं पता, इस हाईवे पर एक अतृप्त आत्मा है।
जो इस हाईवे से जाने वाले सभी लोगों को मार डालती है। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो चुड़ैल के जंगल में फंस गया था। मैंने कहा, मैडम आप यहीं उतर जाइए, लेकिन वो फिर चुप हो गई और बुदबुदाने लगी। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस उस पर रियर व्यू मिरर से नज़र रख रहा था। तभी मेरी नज़र उसके बैग पर गई। उसमें से खून निकल रहा था। अब मेरी तो हालत ख़राब हो गई। कार की एसी में भी मुझे पसीने आ रहे थे। मैं अब जिद करने लगा कि मैडम आप नीचे उतर जाओ, नहीं तो मैं कार नहीं चलाऊंगा। और मैंने कार रोक दी। वो बोलने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? इस हाईवे पर कार रोक रहे हो? जल्दी चलाओ। मैंने कहा, मैडम मैं कार नहीं चलाऊंगा, आप पहले उतर जाओ। वो बोली, पागल मत बनो, कार चलाओ। मैंने फिर कार चलाने को मना कर दिया। तभी मेरे दरवाजे के शीशे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार कोई स्मार्ट सा लड़का था। उसने कहा, भाई साहब आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं तो वैसे ही उस औरत से डरा हुआ था और वो औरत भी इतनी ज़िद्दी थी कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये लड़का साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने उसे बिठा लिया और कार मैंने चलानी शुरू कर दी। मेरा ध्यान अभी भी रियर व्यू मिरर पर ही था कि मेरे बगल के बैठे हुए आदमी ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, भाई साहब ये कौन है? मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता भाई, ये हाईवे पर आकर बैठ गई और अब उतरने का नाम भी नहीं ले रही है। जब से पता नहीं क्या बुदबुदा रही है। उस लड़के ने कहा, ओह आप कहो तो हम दोनों मिलकर इसको उतार दें। मैं भी राज़ी हो गया। मैं तो चाहता था कि बस किसी तरह भी ये चुड़ैल मेरी कार से उतर जाए। मैंने कार रोकी और उसे ज़बरदस्ती उतार दिया। वो चिल्ला रही थी, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, तुम बहुत पछताओगे, तुम बहुत बुरा फंस जाओगे, मुझे मत उतारो। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उस औरत को वहीं हाईवे पर उतारकर हम दोनों आगे बढ़ गए। वो लड़का बोला, थैंक गॉड, अच्छा हुआ वो उतर गई। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई अच्छा हुआ। तब से ये औरत पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें बोल बोल कर मुझे डरा रही थी। उसने कहा, क्या बोल रही थी वो? मैंने कहा, वो कह रही थी कि इस हाईवे पर कोई अतृप्त आत्मा है जो लोगों को मारती है। तभी वो आदमी गुस्से में बोला, वो सही बोल रही थी। मेरी हंसी अचानक से रुक गई और मैंने कहा, क्या? क्यों मजाक कर रहे हो भाई साहब? उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ही वो अतृप्त आत्मा हूँ। मुझे भी इसी हाईवे पर एक कार वाले ने मार दिया था। तब से मैं किसी भी कार वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने कहा, त, त, तो वो औरत कौन थी? उसने हंसते हुए कहा, वो तांत्रिक थी, उसके पति को भी मैंने ही मारा था। तब से वो लोगों को मुझसे बचाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन मैं भी उसे कभी सफल नहीं होने देता हूँ। और ये कहकर वो हंसने लगा। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना, मुझे डराने के लिए? उसने कहा, नहीं, आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा, तो वो बुदबुदा क्यों रही थी?
वो हंसते हुए बोलने लगा, वो बुदबुदा नहीं रही थी, वो मंत्रों का जाप कर रही थी, मुझे उस कार से दूर रखने के लिए। लेकिन जब तू कार रोककर उसको निकालने लगा तो उसका ध्यान मंत्रों से हट गया और मैं तुम्हारे साथ कार में आ गया। और ये कहकर वो आदमी हंसने लगा और उसने मेरी जान ले ली। मैं भी अब आत्मा हूँ और उन लोगों को डराता हूँ जो रात में भूतिया कहानी सुनते हैं। 2 लड़कियों के बाद रूपम के घर एक लड़का पैदा हुआ था। सभी बड़े खुश थे। माँ और बच्चे के घर आने से पहले ही जमकर मिठाई और शराब बांटी जा रही थी। सामान्य डिलीवरी हुई थी, इसलिए तीसरे दिन ही उसकी पत्नी रेनू को छुट्टी मिल गई थी। शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर ही गांव पड़ता था। रूपम का एक दोस्त अपनी कार ले आया जिसमें घर जाने की तैयारी होने लगी। तभी रूपम के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की मालती का फ़ोन आया। उसने रूपम को समझाते हुए कहा, देखो भैया, भाभी और बच्चे को भूलकर भी साड़ूत रोड से मत लेकर आना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि वहाँ से गुजरना ठीक नहीं है। मालती के कहे को जानते समझते हुए भी रूपम ने झल्लाकर कहा, क्यों? उस रोड से गुजरने में भला क्या बुराई है? अच्छा खासा तो है। और दूसरी रोड तो देखो कैसी टूटी फूटी पड़ी है, मैं तो वहीं से ही जाऊंगा। अब मालती परेशान होकर बोली, तुम तो जानते हो कि उस स्थान पर कम से कम 50 आदमी सड़क दुर्घटना में मर चुके हैं, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। और वैसे भी सभी कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन और जच्चा बच्चा को कभी भी ऐसी जगह से नहीं गुजरना चाहिए। अब रूपम ने कहा, मैं नहीं डरता इन बकवास बातों से। अहंकार में आकर रूपम ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने कार उसी रास्ते से चलने को बोला जहाँ से मालती मना कर रही थी। लगभग 20 मिनट बाद कार उसी चौराहे पर आ चुकी थी जहाँ से गुजरने से मालती ने उन्हें मना किया था। जो लोग यहाँ मारे गए थे उनमें से एक मालती का भाई जय भी था। कुछ पल वहाँ रुकना भी पड़ा था क्योंकि वहाँ से काफ़ी ट्रैफिक आ जा रही थी। रात 10 बजे तक वे घर पहुँच गए थे। उसी रात ठीक 3 बजे रूपम की बीवी रेनू बिस्तर से उठी और अपनी सास के सिरहाने जा खड़ी हुई। जब उसकी सास की आँख खुली तो वो काँप गई, क्योंकि रेनू के बाल बिखरे हुए थे और आंखें जैसे अंगार हो रही थी। सास लड़खड़ाते स्वर में बोली, क्या हुआ बेटी? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ चाहिए क्या? अब रेनू पुरुष स्वर में बोली, हाँ चाहिए, तेरी जान, देगी क्या? और ये बोलकर वो हंस पड़ी। हंसते हुए उसने सास का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। उसकी सास दर्द से चिल्ला पड़ी। अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर रूपम भागकर वहाँ आया। उसे जब सब कुछ समझ आया तो वह हैरान रह गया। क्या यह मुमकिन है? क्या सच में मालती का डर सही साबित हुआ? रेनू पर कोई आत्मा काबिज हो गई है क्या? मगर अब भी रूपम इन सब बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने रेनू को धमकाने वाले अंदाज में कहा, यह सब क्या है रेनू? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? चलो अब सो जाओ। यह कहकर जैसे ही उसने रेनू को हाथ लगाया, रेनू ने उसे एक जोरदार धक्का दिया। धक्का भी ऐसा कि वह चारों खाने चित हो गया और रेनू जोर जोर से चीखने लगी।
ऐसे समय में रूपम ने जल्दी से अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया जो गांव में ही रहता था। वह भी भागा भागा रूपम के घर आ पहुंचा। दोस्त के मामा को थोड़ा बहुत ज्ञान था ऐसे मामलों का, इसलिए उसी समय मामा को फ़ोन मिलाया गया। सारी बातें सुनकर उसने बताया कि रेनू के दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को ज़ोर से दबा दो और उसको गंगाजल पिला दो, वह शांत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से यह सब किया गया। उसके कुछ समय बाद ही वह सो गई। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली, मगर यह कौन जानता था कि आज की यह घटना तो महज एक शुरुआत थी। अभी तो और भी परेशानियों से उन सब का सामना होना बाकी था। रूपम के दिमाग में यह सब देखकर साए साए हो रही थी। वह हमेशा समझता आया था कि भूत प्रेत या ऊपरी हवा जैसा कुछ नहीं होता, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। मगर आज यह सब देखकर उसके दिमाग में बस यही गूंज रहा था कि कौन कहता है कि डर नहीं होता। खैर, अगले दिन फिर से ठीक 3 बजे रेनू अजीब हरकतें करने लगी और उस बार तो एकदम से चीखते चीखते बच्चे पर ही झपटने चली थी। उस समय भी उसके मुंह से फटी हुई सी मर्दाना आवाज़ निकल रही थी, मार डालूंगा इसे मैं। यह सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग कांप गए। बच्चे को कुछ हो गया तो 2-3 ने उसे कसकर पकड़ लिया। तब कहीं जाकर वह काबू में आई। एक दुबली पतली औरत जो अभी कुछ समय पहले ही माँ बनी थी, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? ऊपरी हवा के कारण क्या? इसी तरह से हंगामे के बीच कुछ दिन और बीत गए। इस विकट समस्या का किसी को कुछ भी समाधान नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रेनू का भाई उसे लेने आया। वह थोड़ा बहुत इन मामलों का जानकार था। उसने भरोसा दिलाया कि वह इस समस्या से निपट लेगा। घर ले जाने के बाद उसने अपने गुरु से संपर्क किया। उसके बाद काफ़ी दिनों तक रेनू का तरह तरह से इलाज किया गया। वह कुछ हद तक ठीक भी हो गई, मगर उसे पूरी तरह ठीक होने में कई महीनों का समय लगा। उसके बाद भी उसे बहुत तरह की पाबंदियों का पालन करना पड़ता है, तभी उसके जीवन में कुछ शांति आ पाई। मगर रूपम की सास आज भी उसे देखकर डरती रहती है। पता नहीं कब फिर से इस पर शैतान सवार न हो जाए। वह कभी भी उसके साथ घर में अकेली नहीं रहती। एक दिन सामान्यतः ही रेनू को गुस्सा आ गया तो सास की जान जैसे हलक में आ अटकी। अगले दिन रेनू के भाई को बुलाया गया। उसने सब कुछ देख सुनकर कहा, अब सब कुछ ठीक है, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने जैसा कुछ नहीं है अब। मगर रेनू की सास फिर भी भयमुक्त नहीं हो पा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, कैसे हो जाऊं डर से आज़ाद, जब मैंने इतना कुछ देखा और झेला है। यह सोचते हुए वह अपने पोते को उठाकर वहाँ से बाहर निकल गई। उसे बाहर जाते देखकर रेनू के होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई थी। मैं एक बीमा कंपनी में काम करता था। मेरी कंपनी मुझे एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिसके कारण मैं अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकता था। एक बार मुझे मसूरी जाना था, करीब 1 महीने के लिए, इसलिए इस बार मैंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही थी।
मैं और मेरी पत्नी दोनों मसूरी के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और मसूरी में बहुत बर्फ पड़ रही थी। हम लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। जहाँ हम रहने गए थे वहाँ घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। हम दोनों अपनी रज़ाई में दुबककर आराम ही कर रहे थे कि अचानक हमें लगा कि किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर हमने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए हमने अनदेखा कर दिया। अगली सुबह मैं जिस काम के लिए आया था उसके लिए निकल पड़ा। मेरे घर में मेरी पत्नी अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। मेरी पत्नी ने उसको अपने पास बुलाया, पर वो नहीं आया और वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का मेरी पत्नी को घूरकर देखने लगा। इस बार मेरी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। मेरी पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोला। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूरज बताया और फिर वह वहाँ से भाग गया। मेरी पत्नी को उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन शनिवार की रात थी। हम दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। हम दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर हम दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी इस जानलेवा ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि अचानक तभी दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी मैंने ज़ोर से बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक तो आवाज़ नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी मेरी पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा, ये तो उसी बच्चे की आवाज़ लगती है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता है। मेरी पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही मेरी पत्नी मिलकर आई थी। मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई।
कि अगर कोई आपके बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। मेरी पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है तो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मेरी पत्नी सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। हमने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले ही दिन हम भागकर पड़ोसी के घर गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। तब उस औरत ने हमें बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा कर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। फिर अगले दिन सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर हम दोनों हैरान रह गए। लेकिन हम वहाँ 1 महीना जब तक रहे तब तक 3-4 बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन हमारा काम खत्म हो जाने पर हम वहाँ से चले आए। एक बार की बात है, जहाँ हम रहते थे वहाँ एक अफवाह थी कि हमारे बिल्डिंग की लिफ्ट में भूत है। दरअसल एक औरत ने 12वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। तब से लोगों का कहना था कि उस औरत का भूत लिफ्ट में दिखता है। हमारा घर 4थी मंजिल पर था। वैसे मुझे भूत वाली बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे रात को लिफ्ट में जाने से डर लगता था। वैसे मुझे लिफ्ट की ज़रूरत भी नहीं थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। वह भी उसी बिल्डिंग में रहता था। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। हमें लिफ्ट से जाने में डर लग रहा था, मगर हम एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे कि हमें डर लग रहा है, इसलिए हम लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट 4थी मंजिल पर पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला और फिर खुद ही बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हमने लिफ्ट रोकने की कोशिश की, मगर बटन काम नहीं कर रहा था। अब लिफ्ट सबसे ऊपर की मंजिल पर गई और फिर सबसे नीचे की मंजिल पर आ गई। ऐसे ही 7-8 बार हुआ और फिर लिफ्ट 15वीं मंजिल पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। हम बहुत डर गए थे। हम जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलकर नीचे की ओर भागे और अपने अपने घर में घुस गए। घर में सबने पूछा कि मैं क्यों हाँफ रहा हूँ, तो मैंने बहाना बना दिया कि दोस्त के साथ रेस लगा रहा था। उस दिन के बाद मैंने कभी दिन में भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।